नमस्कार दोस्तों। 3 मार्च सन 2002 गुजरात के दाहोद जिले का एक गांव छप्परवाड़, जहां एक परिवार के लगभग 17 लोग अपनी जान बचाते हुए छिपते भागते फिर रहे हैं और छिपते भागते फिरते हुए वो जाकर एक जंगल में छिप जाते हैं। उनके पीछे 20 से 30 लोगों का एक झुंड पड़ा है जो तरह तरह के हथियार जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, लोहे के पाइप, तलवार इनसे लैस हैं और ये झुंड उस परिवार के खून का प्यासा है। ये 20-30 लोगों का झुंड अंततः उस परिवार को पा जाता है और एक एक करके सभी को मारने काटने लगते हैं। इस 17 लोगों के समूह में एक 5 माह की गर्भवती महिला थी जो कि गिड़गिड़ाकर अपने जान की भीख मांगती रही, लेकिन वो दरिंदे उसके गर्भ में उस बच्चे को मार दिया और एक एक करके 11 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उस महिला की एक 3.5 साल की बच्ची थी जिसे पत्थर से कुचलकर वहाँ पर मार दिया गया। यही नहीं, 17 लोगों में से लगभग 7 लोगों की हत्या वहीं पर कर दी जाती है और वो दरिंदे वहाँ से भाग जाते हैं। ये महिला थी बिल्किस बानो, जिसे आप न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ, आखिर दोषी कौन थे और कैसे गुजरात सरकार ने उन दोषियों को फ्रॉड करके रिहा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2002 से। कहानी की शुरुआत होती है 27 फरवरी 2002 से, जब गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस पर आग लगा दी जाती है और इस ट्रेन पर सवार थे अयोध्या से आने वाले दर्जनों राम भक्त और कार सेवक जो कि आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। इस घटना में 59 लोग जिंदा जल जाते हैं, जिसमें से 25 बच्चे होते हैं और 25 महिलाएं और 9 पुरुष होते हैं। यह घटना बहुत ही दर्दनाक था और देश को झकझोर देने वाला था। घटना के कुछ ही घंटों बाद गुजरात के कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है। जगह जगह आगजनी की जाती है, लूटपाट की जाती है, डकैती, बलात्कार जैसे घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये दंगा होते होते गोधरा से 50 किलोमीटर दूर दाहोद के रणधीकपुर की एक बस्ती पहुंच जाती है। वहाँ के लोग देखते हैं कि 27 फरवरी को ही 3-4 बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें भर भर के लोग आते हैं। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार होते हैं, कुल्हाड़ी, तलवार, हंसिया, लोहे के पाइप। ऐसे हथियारों से लैस लोग नारे लगाते हुए आते हैं कि जला दो, मार दो, काट दो। इनको देख के गाँव के युवाएँ, औरत, बुजुर्ग सभी लोग घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें गांव में घुसने से रोक लेते हैं। फिलहाल तो दंगाई चले गए थे, लेकिन गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था और इसी गांव में रहता था बिल्किस बानो का परिवार। दूसरे जगह में जिस प्रकार से दंगा भड़का हुआ था, बर्बरता से हत्याएं, हिंसा आदि हो रही थी, उसको देखते हुए बिल्किस बानो का परिवार उस गाँव को छोड़ देने को ही गनीमत समझी और अगले दिन 28 फरवरी 2002 को बिल्किस बानो का परिवार घर छोड़कर निकल जाता है और 3 दिन तक केसरबाग के जंगलों में लगभग 40 किलोमीटर पैदल चल चुके थे और वहां छिपे हुए थे। तभी अचानक देखते हैं कि 20 से 30 लोगों का एक झुंड आता है। तभी वो लोग देखते हैं कि लगभग 20 से 30 लोगों का एक झुंड, जिनके हाथों में हथियार हैं जैसे कि तलवार, कुल्हाड़ी, लोहे के पाइप, हंसिया आदि, अचानक आते हैं और परिवार के सदस्यों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके मारने काटने लग जाते हैं। इस घटना के एक लौते जस्मदीद गवाह सद्दाम शेख बताते हैं कि दंगाई सबको मारने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई थी। मेरी मम्मी हाथ पकड़कर मुझे दूसरे तरफ लेकर भागने लगी, तभी किसी ने मुझे मेरी अम्मी से छुड़ाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। हमारे साथ समीम भी थी, जिसने 1 दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया था। उसने मेरे सामने समीम की बच्ची को खाई में फेंक दिया, मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। इसी घटना के दौरान बिल्किस बानो, जो कि 5 माह से प्रेग्नेंट थी, उसे एक एक करके 11 लोगों ने रेप किया और साथ ही उसके साथ जो बच्ची थी 3.5 साल की, उसे पत्थरों से पटक पटक कर कुचल कर मार दिया। 17 लोगों के परिवार में 8 लोग मरे हुए पड़े थे और 6 लोग गायब थे, जबकि बिल्किस बानो, एक पुरुष और 3 साल का बच्चा वहां जिंदा मिले। ये 3 साल का बच्चा वही सद्दाम शेख था। इस गैंग रेप के बाद बिल्किस बानो 3 घंटे तक बेहोश रही और जब उसे होश आया तब पता चला कि उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं हैं। पास ही के गांव से एक आदिवासी महिला से उन्होंने कपड़े उधार मांगे और पहनकर एक होमगार्ड की मदद से लिमखेड़ा पुलिस थाना गई। थाने पर मौजूद हेड कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने FIR दर्ज की। उसके बाद बिल्किस बानो गोधरा राहत शिविर पहुंची, जहां से उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसकी जांच हुई। साल 2002 में सबूतों के अभाव में इस केस को क्लोज कर दिया जाता है और बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिल पाती है। इसके बाद बिल्किस बानो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और वहां पर याचिका लगाती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच CBI को सौंप देती है और गुजरात में न्याय की संभावना न देखते हुए इसे गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में ट्रायल किया जाता है। CBI की जांच में कई खुलासे होते हैं, जैसे कि CBI के चार्जशीट के मुताबिक कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने FIR लिखते समय तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा था और केस की गलत कहानी पेश की थी।
सीबीआई ने अपनी जांच में दावा किया कि आरोपियों को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने मारे गए लोगों के शव को निकलवाया और पाया कि उन 7 शवों की खोपड़ी गायब थी। इन खोपड़ियों को पोस्टमार्टम के बाद गायब किया गया था, जिससे उनकी पहचान न हो सके। तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद जनवरी 2008 में सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी करार दिया, जिनके नाम थे जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहानिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाला। इन्हें रेप और हत्या का दोषी पाया और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बिल्किस बानो को लगा कि उसे न्याय मिल गया है, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी दोस्तों। 15 अगस्त 2023 जब देश अपने आज़ादी का 75वां साल मना रहा था, तब इस मामले में सज़ा काट रहे सभी 11 आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है और रिहा होने के बाद इन कैदियों को मिठाई खिलाकर, फूल माला पहनाकर ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे कि ये लोग बॉर्डर में जंग जीत कर आए हों। हालांकि इस रिहाई को 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और गुजरात सरकार पर तीखे टिप्पणियां की है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके रिहाई की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आइए जानते हैं। इस मामले में सज़ा काट रहे 11 कैदियों में से एक राधे श्याम शाह ने सन 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है कि उसे सज़ा में रियायत दी जाए। इस रियायत को रिमिशन कहते हैं। इसमें दोष या सज़ा का चरित्र नहीं बदलता है, बस अवधि कम हो जाती है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिस राज्य में अपराध हुआ है उस राज्य के नीतियों के मुताबिक इस रियायत पर विचार किया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि गुजरात सरकार एक कमीशन बनाए जो इस रिमिशन पर विचार करे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमिशन पर विचार करने के लिए कहा था, न कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था। इनके रिहाई के बाद एक खास पार्टी में काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है। इनको मिठाई खिलाई जाती है, फूल माला पहनाए जाते हैं, ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे बॉर्डर से जंग जीत कर आए हों ये लोग। और वहीं बिल्किस बानो के परिवार में दहशत का माहौल फैल जाता है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वहीं रणदीकपुर गांव जहां की बिल्किस बानो है, वहां फिर सुनसान पड़ जाता है, वहां के लोग फिर बाहर जाने लग जाते हैं। इस रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है। इसमें 2 जजों की बेंच सुनवाई करती है, जिसमें से एक थे जस्टिस नागरत्ना और दूसरे थे जस्टिस उज्जवल भुइयां। इन्होंने 11 दिन तक सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। इस मामले पर बेंच अपना फैसला 8 जनवरी 2024 को सुनाती है, जिसमें इस रिहाई के फैसले को निरस्त करते हुए गुजरात सरकार पर गंभीर आरोप लगाती है और साथ ही सभी 11 आरोपियों को 2 सप्ताह के अंदर अपने आप को सरेंडर करने के लिए फैसला सुनाती है। इस फैसला के बाद बिल्किस बानो और उसके गाँव में एक बार फिर से खुशी का माहौल है। देखने वाली बात यह है कि इस फैसले में कितना अमल किया जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे द साकेत एनालिस्ट यूट्यूब चैनल। इसमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।